सोलर तो लग गया, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी चाहिए? मेंटेनेंस ऐसे सोलर पैनल्स की नहीं है, सिर्फ क्लीनिंग होती है। वो आप देखेंगे आप किस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पे डस्ट कितनी पड़ रही है, 1 वीक बाद 2 वीक्स बाद जस्ट आपने उसको पानी प्रेशर के साथ डालना है। अब जो भी कोई सोलर लगाएगा उसको टैक्स लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हाइब्रिड यूजर हैं उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। नेट मीटरिंग करें तो जस्ट जो फीस है वही आपने पे करनी है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जो बहुत सी जगहों पर मैंने देखा है कि बैटरीज वगैरह में जो सोलर होते हैं उनके अंदर आग लग जाती है, तो ये ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या रीजन है? जिस भी कंपनी का आप सोलर पैनल बाय कर रहे हैं, इन्वर्टर बाय कर रहे हैं या लिथियम आयन बैटरी परचेज कर रहे हैं, क्या मार्केट में उनको स्टैब्लिश हुए कोई 10 से 12 साल का अर्सा हो गया हुआ है कि नहीं हुआ? नेट बिलिंग और नेट मीटर, इसमें क्या फर्क है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ जेबी डिजिटल। मुझे बोलते हैं सना शाहिद। हमारे साथ आज मौजूद हैं सोलर एनर्जी एक्सपर्ट मलिक माजिद साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मैडम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। माजिद साहब, आप हमें ये बताएं कि सोलर पर जो न्यू पॉलिसी टैक्स लागू हुए हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी अभी रिसेंटली नेपरा ने इम्प्लीमेंट की थी कि पॉलिसी के 25 किलोवाट तक जो रेजिडेंशियल यूज़र हैं उन पर टैक्स लगाएंगे। जैसे पहले ये होता था कि 25 किलोवाट तक आपको कोई टैक्सेस नहीं लगते थे, उससे ऊपर जो था नेपरा को आपको फीस पे करनी पड़ती थी। लेकिन कल ही वो पॉलिसी उन्होंने रिवर्ट की है, अब इस तरह का कोई भी टैक्स नहीं लग रहा। वैसे सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है कि जी अब जो भी कोई सोलर लगाएगा उसको टैक्स लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हाइब्रिड यूज़र हैं उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। नेट मीटरिंग करें तो जस्ट जो फीस है वही आपने पे करनी है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो ये नेट बिलिंग और नेट मीटर, इसमें क्या फ़र्क है? नेट मीटिंग पहले ये होता था कि इसमें पॉलिसी थी कि आप यूनिट के साथ यूनिट एडजस्ट कर लेते थे, ऑफ पीक वाला और ग्रीन मीटर भी जी ग्रीन मीटर, ये भी नेट बिलिंग है। और ये EMI मीटर डिजिटल पे ले गए हैं कि आप मतलब पहले ही होता था कि आपका बिल नेगेटिव में चला जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। वो साथ साथ आपके हर मंथ जो है वो आपको एडजस्ट करते जाएंगे। और पॉलिसी में जो पे बैक टाइम है वो चेंज है। नेट मीटिंग में आप 1 साल में पैसे वापस कर लेते थे, मैक्सिमम 1.5 साल लगता था। अब जो इनकी ROI न्यू पॉलिसी, उसमें आपको 3 से 4 साल का अर्सा लगेगा। यूनिट एक्सचेंज रेट को बेसिकली उन्होंने कम कर दिया है। तो अब जो भी सोलर लगाएगा उसको पैसे देने पड़ेंगे? अब कोई पैसे नहीं देने, मतलब पॉलिसी की कोई पैसे नहीं है। जो नेपरा को फीस पे करनी थी अब वो नहीं कर रहे पे। अच्छा, बैटरी स्टोरेज के बारे में आप हमें बताएं कि लोग जो बैटरी स्टोरेज की तरफ जा रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है? वो सिर्फ लोड शेडिंग के तहत लगाई जा रही है क्या उसका कोई और भी? देखिए, अब जैसा कि अभी आपको पता है नेट मीटरिंग बहुत फिजिबल था लोगों के लिए, लोग अपने बिल ज़ीरो कर लेते थे। अब नेट बिलिंग में वो बिल ज़ीरो वाली कैपेसिटी तो नहीं रही। अगर आपने करना है तो वो अगेन, अगर आप अपना सोलर एक्सटेंड करते हैं तो वो DG कैपेसिटी वाले मामला आ जाते हैं। तो ये बैटरी स्टोरेज लिथियम आयन बैटरी पे जो इस वक्त लोग शिफ्ट हो रहे हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोड शेडिंग खत्म करने के लिए। अब जो लोगों का रुझान और फ्यूचर जो नज़र आ रहा है वो बेस्ट की तरफ है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज की तरफ है कि आप डे टाइम पे अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें। जो पहले आप नेट मीटरिंग करते थे आप एक्सपोर्ट करते ताकि उसको यूज़ करके अपने बिल को ज़ीरो कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें। वही यूनिट आप अपनी उन लिथियम आयन बैटरी के अंदर स्टोर करेंगे और बाद में रात में आप उससे AC भी चला सकते हैं, घर का लोड भी चला सकते हैं, अपने बिल को ज़ीरो करेंगे। मीन्स कि अपनी एनर्जी सूरज से लेके आप स्टोर करें, खुद ही यूज़ करें, आप बावडा वाले इस नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग से आज़ाद हो जाएंगे। अच्छा, और ये Tier 1 प्रोडक्ट क्या होता है? Tier 1 प्रोडक्ट में जैसे सोलर पैनल्स हैं या इन्वर्टर है, लिथियम आयन बैटरीज हैं, हम उनकी डिफरेंट रेटिंग होती है कि हमें बाय करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो Tier 1 बेसिकली टॉप रेटिंग के प्रोडक्ट होते हैं। आप गूगल पे जाएं और सर्च करें कि हमने Tier 1 प्रोडक्ट बाय करना है, वो पैनल्स के क्या हैं, तो वो आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज शेयर कर देंगे। तो आपने जब भी प्रोडक्ट यूज़ करना है वो Tier 1 होना चाहिए ताकि मेक श्योर है कि ये क्लास A और ग्रेड A के इक्विपमेंट्स हैं। लेकिन मार्केट में तो बेशुमार प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब एज एन एक्सपर्ट आप लोगों को कैसे गाइड करते हैं कि ये वाले प्रोडक्ट ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और ये वाले नहीं? आपको देखना क्या स्पेसिफिकेशंस देखनी चाहिए? देखें, सबसे पहले ये देखना चाहिए जिस भी कंपनी का आप सोलर पैनल बाय कर रहे हैं, इन्वर्टर बाय कर रहे हैं या लिथियम आयन बैटरी परचेज कर रहे हैं, क्या मार्केट में उनको स्टैंड करते हुए स्टैब्लिश हुए कोई 10 से 12 साल का अर्सा हो गया हुआ है कि नहीं हुआ? इंटरनेशनली क्या वो ग्लोबली अगर कोई प्रोडक्ट है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में भी है और पाकिस्तान में भी है, उनको तो आप देख सकते हैं, रेटिंग चेक कर सकते हैं गूगल से। और जो ये है कि क्लेम करते हैं कि जी 5 साल की वारंटी, 10 साल की वारंटी हम अपने प्रोडक्ट की दे रहे हैं, तो डिपेंड करता है क्या वो कंपनी 2 साल 3 साल बाद फिर नज़र आएगी कि नहीं। तो लिहाजा आप मतलब अगर कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसकी प्राइस में और एक नई कंपनी जो आपको लालच देती है 10 साल की वारंटी की या वो आपको लो प्राइस ऑफर करे, तो आप कंपैरिजन करें कितने टाइम में आपका पे बैक हो जाता है। जो आप गैप इंस्टेंट बाय करते हुए या अप फ्रंट कॉस्ट को रिड्यूस करते हुए आप लोकल ब्रांड को चूज़ कर लेते हैं या हल्के प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं। लिहाजा ये आप अवॉइड करें। Tier 1 प्रोडक्ट
टॉप कंपनीज आप गूगल करेंगे, इन्वर्टर, बैटरी, अब तो सोशल मीडिया भरा पड़ा है और लोगों को पता है कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है। तो जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उन्होंने सोलर बाय करना है, लगवाना है अपने घर में, क्योंकि लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो भी गई है और महंगी भी हो गई है। जी जी। तो उस लिहाज से आप लोगों को क्या मशवरा देंगे? उसमें यही है कि अपना वो एक प्लान डिज़ाइन करें जिसमें देखें कि वो डे टाइम पे क्या यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी जो है वो कॉस्टली है, अपफ्रंट कॉस्ट ज़्यादा है उसकी, लेकिन लेटर ऑन उसका जारी बात है बेनिफिट है। वो 10-10 साल अगर वारंटी है तो 15 साल तक उनकी डिज़ाइन लाइफ है, तो आप लेटर ऑन उसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऐसा कोई सिस्टम लगा लें कि जिसमें सिर्फ आप डे टाइम पे यूज़ करें, कुछ अर्सा यूज़ करें, जैसे आपका बजट बनता है फिर आप लिथियम आयन बैटरी उसके अंदर ऐड करें, पहले एक बैटरी ऐड करें, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ताकि एक टाइम पे विद द पैसेज ऑफ टाइम अब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। सोर्स आपका सूरज है, आपके पैनल्स हैं, आपकी स्टोरेज है, अब आपको किसी भी वापडा बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल की परेशानी नहीं होगी। फ्यूल की कॉस्ट सोलर को कैसे अफेक्ट कर रही है? ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कि हमारा सारी जितनी भी इंपोर्ट है आपको पता है चाइना से ही है 90%, और वो जब जारी बात है फ्यूल की कॉस्ट वहाँ पे भी इफेक्ट पड़ गई, जो कैरिज पड़ रहे हैं। प्लस कराची से जब यहाँ पे अदर प्रोविंस में स्टॉक जाएगा, जैसे हम पंजाब लाहौर की बात करें, तो यहाँ आते उसकी कॉस्ट डबल हो जाएगी, सोलर पैनल्स के चार्जेस बढ़ जाएंगे, इसी तरह बैटरीज हैं या इन्वर्टर है, इनकी कॉस्ट भी इफेक्ट करती है। जो बहुत सी जगहों पर मैंने देखा है कि बैटरीज वगैरह में जो सोलर होते हैं उनके अंदर आग लग जाती है, तो ये ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या रीज़न है? उसमें ये होता है कि आप प्रोडक्ट तो अच्छा चूज़ कर लेते हैं, चाहे वो बैटरी है चाहे इन्वर्टर है, आप जाते हैं कि जिम खुद बाय कर लें उसको अपनी कॉस्ट बचाने के लिए, बिल्कुल आप कॉस्ट कटिंग करें, लेकिन जब आपने इंस्टॉल करवाना है, अगर वो सर्टिफाइड इंस्टॉलर नहीं होगा, जिसको आपने सिर्फ थोड़े पैसों के लिए कोई टेक्नीशियन या मोहल्ले से कोई सोसाइटी से कोई इलेक्ट्रिशियन बुलाया अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए, तो उसको नहीं पता होता कि लेटेस्ट कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें कुछ सर्च प्रोटेक्शन, SPD का एक वर्ड यूज़ करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है कि आप एक्सटर्नल लगाएं, तो वो प्रोटेक्शन रिले या कुछ ऐसे जो देसी इंस्टॉलर है हमारे माजद के साथ, वो आते हैं, वो अपनी साइंस लगाते हैं, ऑन करके चले जाते हैं, वापडा एंड से जैसे वोल्टेज अप होते हैं, ग्रिड से कोई सर्ज आती है, तो वो फिर इस तरह के धमाके जो हैं वो फेस करना पड़ते हैं। तो ये बैटरीज का कोई नुकसान भी होता है? बैटरीज का अगर आप देखें कि इसमें आप जो कंपनी चूज़ कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं, ऐसा जिसका कोई नुकसान नहीं, इसमें भी रेटिंग आती हैं, IP20 और IP65 वाली रेटिंग आती हैं, तो आपने देखना है कि आप उसको लगा कहाँ पर हैं। अगर आप समझते हैं ऐसी जगह पे लगा रहे हैं जहाँ पे कोई पानी वगैरह गिर सकता है या टेम्परेचर हाई हो सकता है, वहाँ पे आप IP65 रेटिंग, क्योंकि वो वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ में आते हैं, और अगर आप सुनते नहीं कि हमने इनको बिल्कुल साइड पे लगाना है, तो IP20 बैटरीज रेटिंग की आप लगा लेंगे, तो कोई ऐसा मसला इसमें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैंने कोई बजट फ्रेंडली सोलर इंस्टॉल करना है तो आप मुझे कौन सा प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे? मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा, एक मेन चीज़ है आपका इन्वर्टर। आपने इन्वर्टर पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, कोशिश करनी है। अगर तो आपने उसको आउटडोर, अगेन मैंने कहा जैसे कोई ऐसे, जैसे लोग कहते हैं कि छत पे एक ममटी बनी हुई है वहाँ पे लगा दें, तो आपने IP65, IP66 रेटिंग, इन्वर्टर पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। पैनल्स में रेटिंग वाइज बहुत सारे पैनल्स हैं, वो क्लास A Tier 1 होंगे, लेकिन जो लीस्ट 1 होगा आप चूज़ कर लें, पैनल की प्राइसेस में भी फ़र्क होता है। इसी तरह आप बैटरीज में भी देख लें, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, टॉप नॉच में ना जाएं, बेसिक कंपनीज भी बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं जो कि मार्केट में स्टैंड करें, आप उन कंपनी की आफ्टर सेल सपोर्ट भी अच्छी है, आप बाय करें। आप अपना प्रोडक्ट खुद ही कॉस्ट इफेक्टिव और बजट फ्रेंडली बना सकते हैं, बस थोड़ी सी आपको उस पर रिसर्च करनी है बिफोर बाइंग। ओके माजिद, ये मैं एक पोस्ट देखी मैंने जिसके अंदर बैटरीज और इन्वर्टर का बताया जा रहा था कि सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर्स या कोई भी जो बैटरीज वगैरह को सेल करते हैं वो बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी को प्रमोट करते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना चाहिए? और आप कह रहे थे कि इंटरनेट पर जाकर सर्च करें, खुद जाकर रिसर्च करें उसकी, तो फिर जब मैं जाकर देखूंगी वो तो बता रहे थे कि ये लो क्वालिटी प्रमोट कर रहे हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा? अच्छा, इसमें ये है कि वो अगर जो भी आपने पोस्ट देखी है उसमें ये देखना है वो किन यूट्यूबर्स की, किन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की बात कर रहे हैं। आपने सबसे पहले ये देखना है उनके पेज को फॉलो करना, जाके वो देखना है वो कितने अर्से से काम कर रहे हैं, उनके फॉलोअर्स कितने हैं, उन आप कमेंट्स देखेंगे, कमेंट्स में बता देंगे, कमेंट्स ही बताते हैं ना बेसिकली। सपोज मैंने एक वीडियो लगाई और मैं कोई वीडियो लगा दूं, नीचे मैंने कमेंट्स में तो देखना है ना कि मेरी क्वालिटी ऑफ वर्क कैसे है। इस तरह फॉलोअर्स बताते हैं कि जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, मीन्स के लोग ज़्यादा उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आपने ठीक है, वो जिन्होंने भी लिखा बिल्कुल सही लिखा होगा, करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, लो क्वालिटी प्रोडक्ट को भी प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन आपने बाय करते हुए प्रोडक्ट को भी देखना है, जो बता रहा है उसको भी देखना है। तो मतलब आप बिल्कुल गाइडेंस ले सकते हैं वहाँ से, सोशल मीडिया से, डिपेंड करता है किससे ले रहे हैं। और ये स्टोरेज पर जाना चाहिए हमें या नेट मीटरिंग की तरफ जाना चाहिए? अब नेट मीटरिंग, नेट बिलिंग उस तरह से वायबल रहा तो नहीं है। मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि अब आप स्टोरेज पे रहें,
अब आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, सोलर से एनर्जी बनाएं और एक्सपोर्ट करें। ऑल दो कि एक्सपेंसिव आइटम है, बट लेटर ऑन आपको आजकल का हम वेदर भी देखें तो सूरज बहुत ही कम, जैसे हमारी वेदर कंडीशंस हो रही हैं बहुत ज़्यादा, ग्लोबल वार्मिंग जिसकी वजह से सूरज नहीं निकलता कभी कभी, तो उसमें फिर हमारा क्या होगा? देखिए उसमें एनर्जी जब नहीं आएगी उसके अंदर तो स्टोरेज कैसा होगा? देखिए उसमें ये है, हम 100% तो इंडिपेंडेंट नहीं हो रहे ना। हमने ग्रिड स्टोरेज या ग्रिड जो हमने लिया हुआ है, मीटर हमारा लगा हुआ है, वो किसी न किसी एंड पे हमें सपोर्ट तो कर रहा है। रात में मिसाल तो डे में जैसे आप कहते हैं क्लाउडी वेदर था, सारा दिन सूरज नहीं निकला, बैटरी भी चार्ज नहीं है, रात में क्या करें? ग्रिड तो आ रही है ना, इमरजेंसी की सूरत में आप ग्रिड तो यूज़ करेंगे। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप कट ऑफ हो जाएं ग्रिड से। आपको मीटर तो लगवाना है, मीटर तो आप नहीं कहेंगे वापडा को जो उतार के ले जाएं, वो आपने रखना है, लेकिन आपने एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना है कि आप स्टोरेज करें, बिल्कुल ज़ीरो करें, ज़ीरो नहीं होता नियर टू ज़ीरो करें, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हैं, चाहे सोलर पैनल है, उसकी लाइफ 25 से 30 साल है। इन्वर्टर की डिज़ाइन लाइफ 15 से 20 साल होती है, और इस तरह जो बैटरीज हैं अभी लिथियम आयन, वो 15-15 साल तक उनकी डिज़ाइन लाइफ है। तो मीन्स आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ओवर द ईयर्स के लिए, तो आपने इन चीज़ों पर नहीं देखना कभी आपको बेनिफिट दे रहे हैं कभी नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है। आपके 1.5 साल 2 साल में पैसे पूरे हो जाएंगे, उसके बाद अगर थोड़ा बहुत बिल आ भी जाता है कभी कभार, तो इतना इफेक्ट नहीं करता। चलिए, ये तो एलीट क्लास की बात होगी ना, वो सोलर अफोर्ड कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा जो एलीट क्लास के घर होते हैं वो कर सकते हैं। जो हमारी मिडिल क्लास और लोअर क्लास बहुत ज़्यादा वो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए कितना, मतलब कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 100 यूनिट यूज़ करना है, उनके घर में AC भी नहीं है, नॉर्मल उन्होंने यूज़ करना है, तो उसके लिए आप उनको क्या करें? उनमें यही होगा, देखें मार्केट में ना छोटे इन्वर्टर जैसे ना 12 वोल्ट के इन्वर्टर आते हैं, जिसके साथ 2 सोलर पैनल्स आप अटैच कर सकते हैं। आप बाद में बैटरी भी लगा सकते हैं। मीन्स कि अगर आप ऐसे घर की बात करें जहाँ पे मे बी फ्रिज हो, लाइट फैन वगैरह हो, AC का कॉन्सेप्ट ही ना हो, इतनी चीज़ें 2 सोलर पैनल्स पे चल जाती हैं। तो वो कॉस्ट भी देखें, 2 सोलर पैनल्स एक इन्वर्टर विदाउट स्टोरेज कोई 1,00,000-1,25,000 में वो उनको कॉस्ट करता है। लेटर ऑन वो उसमें बैटरी भी ऐड कर सकते हैं। मीन्स कि 1.5 लाख रुपए के अंदर इतना तो बना सकते हैं कि डे टाइम पे अपना फ्रिज, लाइट, फैन, इवन दो कि छोटी मोटर्स होती हैं मतलब हाफ आवर्स पावर की, वो भी इस पर चला सकते हैं। मतलब वो मैनेज कर सकते हैं अपने इस चीज़ को कि एटलीस्ट 70% उनका कवर हो जाए। मतलब 1-1.5 लाख में उनका हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक इतने में हो जाता है। लो क्वालिटी प्रोडक्ट भी नहीं होता। इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहाँ पर तो इतने हावी सोलर पैनल्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा प्लेट्स होती हैं जिसके ऊपर इतना ज़्यादा कॉस्ट आ जाता है। जी। तो और जो 1 कनाल का घर हो गया, 2 कनाल का घर हो गया, उसके ऊपर भी प्लेट्स बहुत ज़्यादा आती हैं, तो फिर स्टोरेज होता है, ऐसे तो नहीं होता। ऐसे ही है। तो और जो लोअर क्लास है वो 1-2 प्लेट्स में उनका काम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। मतलब आप सोलर को अडॉप्ट करें अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आपके घर AC नहीं है तो आप इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपके घर में एक AC है तो उसी में आप थोड़ा सा बड़ा इन्वर्टर बाय करते हुए पैनल्स ऐड कर लें, ग्रेजुअली इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप इन्वर्टर थोड़ा बड़ा कैपेसिटी के ले लें, बाद में पैनल्स ऐड करके आप अपनी ज़रूरत के तहत लगा सकते हैं। द थिंग इज़ आप अपफ्रंट इतनी कॉस्ट नहीं बेयर कर सकते, बट इन फ्यूचर विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा आप उसको बाय करते हुए, क्योंकि देखें जब आप एक सिस्टम डिज़ाइन करते हैं ना, आपका इन्वर्टर लग गया, वो DB बॉक्स ब्रेकर वगैरह लग गए, अब आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल की एडिशन होनी है। लेट्स सपोज आपका 6 किलोवाट का एक इन्वर्टर आपने बाय किया, उस पर आप 14 पैनल लगा सकते थे। अभी सिर्फ आपके पास 6 के पैसे, आप 6 लगाएं, एक AC और नॉर्मल लोड उस पर शिफ्ट करें। फिर अगर आप सैलरीड पर्सन है या आपने कोई कमेटी या किसी तरह बजट बनाना है, 2-2, 4-4 करके आपका जो डिज़ायर लोड या टारगेट लोड आप उसको अचीव कर सकते हैं। ओके माजिद, सोलर तो लग गया, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी चाहिए? मेंटेनेंस ऐसे सोलर पैनल्स की नहीं है, सिर्फ क्लीनिंग होती है। वो आप देखेंगे आप किस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पे डस्ट कितनी पड़ रही है, 1 वीक बाद 2 वीक्स बाद जस्ट आपने उसको पानी प्रेशर के साथ डालना है। मार्केट में वो नज़र आता है, लोगों को देख रहे हैं वो शैम्पू भी लगा रहे हैं, कुछ चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सोलर पैनल्स की क्लीनिंग है और किसी किस्म की कोई मेंटेनेंस नहीं है। या फिर और बैटरीज की भी नहीं। इन्वर्टर वो जैसे IP20 या IP21 आपने इन्वर्टर ऐसी जगह पर लगा दिए, उनके साइड पे फैंस लगे होते हैं, उनमें डस्ट चली जाती है, तो आप कोशिश करें कि हर मंथ या 2 मंथ बाद उसको प्रॉपर ब्लोअर लगा के उसकी क्लीनिंग कर लें, ताकि वो फैन प्रॉपर वर्क करता रहे और आपको एरर ना आए। ऐसे मतलब इसकी मेंटेनेंस नहीं है। ओके माजिद, 25% 30% हमारे सर्वे के मुताबिक लोगों ने सोलर इंस्टॉल कर लिए हुए हैं अपने घरों में, और भी बहुत से लोग ये सोलर पैनल्स की तरफ मूव करेंगे, और करना भी चाहिए उनको। अपनी इंडस्ट्रीज़ में, बिजनेस में, घरों में सोलर पैनल इंस्टॉल करना चाहिए, और उसके लिए किसी एक्सपर्ट से रुजू करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। आज का ये हमारा पॉडकास्ट था, मिलते हैं नेक्स्ट में। अल्लाह हाफिज़।